और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। ललित जी, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जितने भी अपने विदेश दौरे कर रहे हैं, वहां वो एनआरआई जो डायस्पोरा जो है भारतीय, उनसे ये कह रहे हैं कि जब आप जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में अपने साथ महाकुंभ के दौरान, और महाकुंभ के दौरान उन्होंने सिर्फ प्रयागराज तक सीमित रहने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जाके देखें, विश्वनाथ कॉरिडोर को देखें, आप महाकाल जाएं, आप अयोध्या पहुंचे। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान दुनिया से कर रहे हैं कि भारत में एक बड़े बदलाव को आप देखें, क्या कुछ बड़े संदेश अपने में समेटे हुए आपको लगता है विश्व को देते हुए? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं सत्ता पे, तब से भारत में एक सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है और हम देखते हैं कि क्रमशः भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और महत्व का लगातार विकास होता रहा है और भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, बल्कि भारत के कल्चरल एम्बेसडर, हमारी पुरातन संस्कृति के एक राजदूत के रूप में भी, वैश्विक राजदूत के रूप में भी तमाम सारे देशों में जहां जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हर जगह जो है अपनी संस्कृति की बातों को रखते हैं। पिछले वर्ष जब वो पेरिस गए थे, तो पेरिस में उन्होंने वो बात कही जो किसी इंडोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को कहनी चाहिए। तो यूरोप में के कुल मुख्य 4 देश रहे हैं और इन सभी चारों देशों ने भारत की महिमा की गाथा गाई है। और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, जहां वोल्टेयर सबसे पहले भारत की महिमा लिखने वाले थे, वोल्टेयर फ्रांस में। उसके पश्चात जो है भारत में विलियम जोन्स आए इंग्लैंड से, अंग्रेज, और उन्होंने हमारी गंगा माता, गंगा नदी की महिमा में एक कविता लिखी है, हिम टू गंगा। और उसके बाद उन्होंने ललित जी, आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए हनुमान जी के पूजा अर्चन कर रहे हैं। ललित जी, भारत में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है, ये किस तरह का संदेश विश्व में देता है? भारत में जिस सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है, वो विश्व को विश्व बंधुत्व, विश्व गुरु, यही संदेश देता है और ये हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही ऐसा करती रही है। मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी जब फ्रांस गए तो उन्होंने रोमा रोला का जिक्र किया, जिन्होंने भारत की महिमा के गीत गाए। इसी तरह जब जर्मनी गए तो जर्मनी के इंडिया सेंट्रिक स्कॉलर्स का उन्होंने जिक्र किया, जिनमें गोएथे पहले नंबर पर आते हैं और पायनियर कहलाते हैं। उनके बाद मैक्स मुलर वगैरह का नाम आता है। वो यूरोपीय स्कॉलर है जिसने सबसे पहले महादेव, हमारे भगवान शिव महादेव की प्रशंसा में कविताएं लिखी। और उसके पश्चात जब हम आते हैं, ये त्रिवेणी संगम है यहाँ, गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम। तो जो यमुना है, यमुना के किनारे भगवान कृष्ण खेले थे, तो भगवान कृष्ण की महिमा में ही गोएथे ने कविताएं लिखी, निबंध लिखे। तो जब हमारी तलवार, हमारी राजनैतिक शक्ति का ह्रास हो रहा था भारत में, उस समय भी भारतीय संस्कृति यूरोप में अपना परचम, अपनी विशेषता, अपना महत्व स्थापित कर रही थी। और गोएथे ने नहीं कहा सबसे पहले यूरोप में कि भारत में वास्तव में वर्ल्ड लिटरेचर, वैश्विक संस्कृति और साहित्य का निर्माण हुआ है। ये सारी बातें कही गई हैं 1800 के पहले, 1785 से लेकर 1799 के बीच में। तो भारतीय संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है और विश्व को एक दिशा देती है। यूरोप के नवनिर्माण, यूरोप के नवजागरण में भारतीय संस्कृति का अद्भुत योगदान रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह इस बात को कहते रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा, और इस श्रद्धा को अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल महाकुंभ के रूप में विश्व के सामने भारत रखने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश है कि यदि कोई व्यक्ति आया, कोई छोटा बच्चा है या वृद्ध है, यदि खो जाते हैं, तो लाखों की भीड़ में उसके चेहरे को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहचान कर खोज निकाला जाएगा। इस अपनी अद्भुत तकनीकी क्षमता का भारत वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने वाला है। इसके पहले भी कुंभ में हार्वर्ड की टीम और दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों, विदेशी विश्वविद्यालयों की टीम आकर अध्ययन करती रही है। तो ये हमारा जो कुंभ है, शुरू से ही, जब से इसका इतिहास मिलता है, तब से ये ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल भारत का रहा है। इसका जो प्रथम विवरण है
कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने किया जब उसने 75 दिनों के तक चलने वाले एक उत्सव का वर्णन किया है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में वेनसांग आए और चाइनीज ट्रेवलर, और उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। और फिर 16वीं शताब्दी में इटली एक बहुत महत्वपूर्ण देश है यूरोप का, इटालियन ट्रेवलर मनुची भारत आया, उसने कुंभ का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा पर्शियन जो लेखक आए, ट्रेवलर्स आए, उन्होंने कुंभ का वर्णन किया है। ये शुरू से ही भारत के वैश्विक वैभव का एक प्रतीक रहा है, और हमें इतिहास के पन्नों से सबक लेते हुए अब अपनी सांस्कृतिक जो नवजागरण है, जिसमें अद्भुत विचार है, मानवता के हित के जो विचार है, जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं। और अब इसके साथ ही जो भारत का अभ्युदय है, उस अभ्युदय को हम आने वाले समय में विश्व में स्थापित करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास किया है। अब उस प्रयास में आवश्यक है कि हमारे विद्वान, हमारे विद्यार्थी सब शामिल हों। तब ये जो भारत है अपने उस प्राचीन पूरा वैभव को, नवोत्कर्ष को नव स्वरूप में विश्व के सामने स्थापित कर सकेगा। या मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो साधु सन्यासी हैं, जो नागा हैं, उन्होंने भी अद्भुत योगदान दिया है कुंभ में। और एक सन्यासी थे मधुसूदन सरस्वती, अकबर के समय में जब लगा कि हमारे सनातन धर्म पर संकट आया है, तो उन्होंने साधुओं का आह्वान किया कि वो जो है हथियार उठाएं। और उसके पश्चात जो हमारे नागा हैं, दशनामी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, इन लोगों ने हथियार उठाया और 1750 में इलाहाबाद के कुंभ पर आक्रमण किया। बंगास का अफगान पठान था, उसने यहाँ हमला किया। तो राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में हमारे नागाओं ने मार मार कर उसे यहाँ से भगा दिया। इसी तरह से अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मथुरा पर आक्रमण किया 1757 में, तो भी इन नागाओं ने अपनी तलवार से मारकर उस अब्दाली की सेना को मारकर पराजित करके भगा दिया, जिसे मराठे भी पराजित नहीं कर सके थे। तो ये अद्भुत शौर्य है। यहाँ पर अध्यात्म की ऊर्जा तो है, और अध्यात्म की ऊर्जा के साथ साथ जो अब हमारी वीरता का शौर्य है, वो भी एक साथ इस त्रिवेणी गंगा में प्रवाहित होता है। इसलिए इसका अनुपम महत्व है। और प्रयाग तो तीर्थ राज है। यहीं पर जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि भगवान राम अयोध्या जाने से पहले भारद्वाज आश्रम में पदार्पण किए थे, क्योंकि भारद्वाज ही वो ऋषि हैं जिन्होंने बताया था कि भगवान राम दैवत्व का प्रतिनिधि करते हैं, भगवान विष्णु के अवतार है। सबसे पहले इस बात को मुखर रूप से कहने वाले भारद्वाज ऋषि थे, उन्होंने भरत से ये बात कही थी। तो ये अद्भुत है। और जी प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक और बात, कि ये जो कुंभ है, ये विश्व का पहला एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल है जो बृहस्पति और सूर्य की अपनी एक परिस्थिति में, एक खगोलीय परिस्थिति में मनाया जाता है। विश्व में ऐसा कोई उत्सव नहीं है जहां पर बृहस्पति जैसे ग्रह और सूर्य की एक समानांतर परिस्थिति के आधार पर, खगोलीय स्थिति के आधार पर कोई एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल किया जाता हो। ये अकेला है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कुंभ। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ है। तो समस्त विश्व को भारत की सांस्कृतिक प्रभा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत दिव्य अवसर सामने आया है। और एक बड़ी शिकायत रही है प्रयाग के लोगों को कि यहाँ पर लगातार कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं, किंतु यहाँ का विकास कम रहता है। किंतु इस बार हमारे मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर स्थायी निर्माणों की श्रृंखला की शुरुआत की है, तो जिससे प्रयागराज का अद्भुत विकास होगा। जो इस निर्माण कार्य किए गए हैं वो स्थायी प्रवृत्ति के हैं। तो एक नई डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, ढांचागत विकास में भी प्रयाग अपने नए भविष्य का निर्माण करेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और ये अतुलनीय है। इसके पहले जब पिछले 10 वर्षों के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 2013 के कुंभ में यहाँ भगदड़ हुई और उसके कई लोग मारे गए। इसके पहले 1906 में सैनिटेशन ना होने की वजह से यहाँ कॉलरा फैला और करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। वो सब परिस्थितियां दूर हो गई हैं। आज हमारा पूरा वैभव प्रखर रूप में सामने आ रहा। जी, तो ललित जी, जिस तरह से आपने जिक्र अतीत का भी किया और इस बदले हुए एक तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत हो या फिर आध्यात्मिक महत्व के वो तमाम स्थल हों जिनके विकास पर सबसे ज्यादा एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है, और वो मांग वक्त की कहें या फिर देश की एक बड़ी आबादी की हो,
कि किस तरह से आध्यात्मिक स्थलों को, सांस्कृतिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों का एक बदलने की जरूरत है वक्त के साथ।